तो दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 5 फरवरी 2023। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल समाधान यात्रा के क्रम में किशनगंज पहुंचे, जहां उन्होंने किशनगंज जिले में विभिन्न विभागों के अंतर्गत चल रही विकास योजनाओं का जायजा लिया। यह यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री खगरा के भेड़ियाडांगी पहुंचे और रेशम धागा उत्पादन केंद्र यानी कि रीलिंग सेंटर एवं रेशम कपड़ा बुनाई केंद्र का निरीक्षण किया, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार का काफिला डेरामाड़ी पंचायत सरकार भवन से नवनिर्मित अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय पहुंचा, जहां सीएम नीतीश कुमार ने करीब 53 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का लोकार्पण किया। किशनगंज में सीएम नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों से भी बात की, जहां सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि शराबबंदी, बाल विवाह और दहेज प्रथा के लिए सरकार ने सख्त कानून बनाए हैं। उन्होंने जीविका दीदियों से समाज सुधार के लिए और मेहनत से काम करने की अपील की है। इसके बदले में उनकी सैलरी भी बढ़ाने की भी बात कही है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जीविका दीदी प्रदेश भर में अच्छी काम कर रही है, इसलिए उनकी आमदनी बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है। किशनगंज में सीएम नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों से संवाद करते हुए कहा है कि हम यात्रा के दौरान काम को देख रहे हैं, यात्रा में सिर्फ दीदियों से बात कर रहे हैं, आप लोगों से मिल करके अच्छा लग रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि दीदियां अब बेझिझक अपनी बातें रखती है, जब नई तकनीकों के बारे में जानने लगी है, हम आपकी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं। जब वहीं शराबबंदी को लेकर के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि 1 करोड़ 64 लाख लोगों ने शराब को ना कहा है। जीविका दीदियों के कहने पर शराबबंदी लागू किया गया। जब सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि समाज में बाल विवाह बिल्कुल भी होने नहीं देंगे, यह दहेज प्रथा गलत है, आप लोग बहिष्कार करें। दोस्तों बात करते हैं कि योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा इस्लाम पर की गई कथित भड़काऊ टिप्पणी के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की एक अदालत में एक परिवारवाद पत्र दायर किया गया है। जब मुजफ्फरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में रामदेव के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत में कथित तौर पर मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की है। तमन्ना हाशमी ने शिकायत दर्ज कराने के बाद संवाददाताओं से कहा है कि मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ रामदेव द्वारा दिया गया बयान आपत्तिजनक है और ये मुस्लिम समुदाय के लोगों की भावनाओं को आहत करता है। उन्होंने कहा है कि योग गुरु बाबा रामदेव ने हिंदू धर्म की तुलना इस्लाम और ईसाई धर्म से करते हुए मुसलमानों पर आतंक का सहारा लेने और फिर हिंदू महिलाओं का अपहरण करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि मुसलमान दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं और फिर जो चाहे करते हैं। वे हिंदू लड़कियों का अपहरण करते हैं और सभी प्रकार के पाप करते हैं। उनके भाषण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अभी जम करके वायरल हो रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि अब पुलिस को लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए 2 घंटे का समय देना होगा। ये बिहार पुलिस के लिए फरमान जारी किया गया है बिहार सरकार की तरफ से। सिर्फ छुट्टी वाले दिन को छोड़ करके बिहार पुलिस आम जनता की समस्याओं से अवगत होगी और तुरंत उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। दरअसल बिहार पुलिस मुख्यालय सहित सभी जिले रेंज के डीआईजी, आईजी सहित एसपी को हर दिन 2 घंटे आम लोगों की समस्या सुनना होगा। रोजाना अब कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर के पुलिस अधिकारियों से गुहार लगाने उनके ऑफिस पहुंच सकता है। जब बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी ने यह बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि अब बिहार में हर दिन आईजी, डीआईजी और फिर एसपी 2 घंटे का समय आम लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए देंगे, जहां उनकी समस्याओं का निपटारा कैसे होगा, उनका समाधान निकालेंगे। दरअसल पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है और इस आदेश में कहा गया है कि बिहार के हर थाने में हर बड़े पुलिस अधिकारी को आम पब्लिक के लिए 2 घंटे शिकायत सुनने के लिए देना होगा। यानी कि अगर आप बिहार के निवासी हैं और आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप पुलिस के पास जा सकते हैं, जहाँ उसकी टाइम पर आप जाकर उनको समस्या सुना सकते हैं। तुरंत उस पर एक्शन लिया जाएगा और समाधान कर दिया जाएगा। जी आदेश में कहा गया है कि जो भी शिकायतकर्ता अधिकारियों के ऑफिस में पहुंचेगा उनसे मिलना होगा और उनकी समस्याओं को सुनना पड़ेगा। जब बिहार के नए डीजीपी के अनुसार हर दिन ये देखने को मिल रहा था कि बिहार के लोग बड़ी संख्या में अपनी शिकायतों को लेकर के पटना स्थित पुलिस मुख्यालय पहुँच रहे हैं, इसके बाद ये आदेश जारी कर दिया है।
दोस्तों बात करते हैं कि हर साल 4 फरवरी को कैंसर डे मनाया जाता है, जहां कल भी मनाया गया, जिससे आम लोगों को कैंसर के खतरों से जागरूक हो। लेकिन इसके बावजूद भी देश भर में कैंसर रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जहां अगर सिर्फ बिहार की बात करें तो हर 5 से 8 मिनट में एक मरीज की मौत हो रही है। या दूसरी तरफ कैंसर के मामले में बिहार देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य हो गया है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे 4 राज्य हैं जहां कैंसर के सालाना 1 लाख से अधिक मामले मिल रहे हैं। इन राज्यों में कैंसर से होने वाली मौतें भी सबसे ज़्यादा है। वहीं बिहार में साल 2022 में मौतों के मामले में देश के राज्यों में चौथे स्थान पर है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मुताबिक कैंसर से दुनिया भर में हर साल करीब 1 करोड़ मौतें होती है, जहां हर 6 में से 1 की मौत की वजह कैंसर है। जहां इस समय दुनिया के 20% कैंसर मरीज भारत से हैं। दोस्तों बात करते हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, जहां अलग अलग पार्टियों ने अपनी ओर से तैयारियां भी शुरू कर दी है। ये चुनाव बिहार के लिए भी एक बार फिर से बेहद खास है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार चर्चा में है। जी हाँ, विपक्ष का चेहरा कौन होगा इसके लिए अभी कुछ तय नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार विपक्षी एकता को एकजुट करने में बीते कई महीनों से लग चुके हैं। एक सर्वे में जो नतीजा सामने आया है वह बेहद चौंकाने वाला है। देश में मोदी की सरकार तो बनती दिख रही है, लेकिन बिहार में बीजेपी को काफ़ी नुकसान होता दिख रहा है। जी हाँ, जैसे कि आप सबको पता है कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2019 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से 17 सीटों पर जीत मिली थी। यह नीतीश कुमार की पार्टी JDU को 16 और LJP को 6 सीटें आई थी, जहां कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। इस बार नीतीश कुमार NDA के साथ नहीं है, अब वे यूपी के साथ है। यह इंडिया टुडे की मूड ऑफ नेशन सर्वे में यूपी को बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजी है, जब बिहार में यूपीए को 25 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। यह सर्वे के आंकड़ों पर अगर नज़र डालें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपीए को बिहार में काफ़ी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, यूपीए को बिहार में 47% वोट हासिल करने का अनुमान लगाया गया है। अगर सर्वे का आंकड़ा सही गया तो फिर बिहार में चाचा भतीजा यानी कि तेजस्वी नीतीश की बल्ले बल्ले होगी। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि बाजार में आटा महंगा हो गया है। यदि बाजार में आटे के बढ़ते दाम आपका घरेलू बजट बिगाड़ रहे हैं तो फिर ये खबर आपके लिए है। केंद्र सरकार आपके लिए भारत आटा ला रही है, जो आपको महज 29 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम के दाम पर मिल सकता है। जहाँ वो भी कहीं और नहीं बल्कि आपके घर के बाहर सरकार की मोबाइल वैन पर। जी हाँ, ये आटा केंद्र सरकार की ओपन मार्केट सेल स्कीम के जरिए उपलब्ध कराया जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के स्टोर्स से महज 23 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की सस्ती दर पर गेहूं बाजार में उपलब्ध कराया है। इसके तहत केंद्रीय भंडार, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और फिर नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को करीब 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपलब्ध कराया गया है। इन संस्थानों को इस गेहूं से आटे में बदल करके 29 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से कंज्यूमर को उपलब्ध कराना है। ये आटा इन संस्थानों के विभिन्न रिटेल आउटलेट और फिर मोबाइल वैन के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। जब पूर्व मंत्री और बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति के बबुआ हैं, जब बगैर अनुभव के 4 विभाग लेकर के बैठे हैं। बीजेपी के हमले से राजद तिलमिला गया है। भाजपा नेता ने एक तीर से 2 निशान साधा है। राजद का विरोध करने के साथ साथ कांग्रेस के दर्द को भी हरा कर दिया। जब पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी नेता के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। जब पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद के उत्तराधिकारी हैं। जब लालू प्रसाद के पास वोट हैं, लेकिन तेजस्वी यादव क्या है, वे तो अभी बबुआ हैं, जो अभी आए ही हैं। सम्राट चौधरी ने पूछा है अभी उन्होंने बिहार के लिए किया ही क्या है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के विभागों का जिक्र करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा है कि तेजस्वी यादव एक साथ 4 विभाग के मंत्री बने हैं। जहाँ तंज कसते हुए सम्राट चौधरी ने कहा है कि अरे भाई, दूसरे को भी कुछ दोगे। सम्राट चौधरी ने इसी बहाने कांग्रेस के दर्द को भी हरा कर दिया। जब कांग्रेस पार्टी महागठबंधन सरकार में 2 और मंत्री का दावा कर रही है। इधर सम्राट चौधरी के बयान पर राष्ट्रीय जनता दल ने कड़ा ऐतराज जताया है। दोस्तों बात करते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार सरकार इच्छुक लड़कियों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजेगी। जी हां, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पटना वीमेंस कॉलेज में आयोजित एनुअल फंक्शन में इसकी घोषणा की है। तेजस्वी यादव ने खुले मंच से ऐलान किया है कि अलग अलग क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रही कॉलेज की छात्राओं को पढ़ाई के लिए विदेश भेजेंगे। तेजस्वी यादव ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो
तो फिर उनसे संपर्क करें। उन्होंने कहा है कि अगर बिहार की लड़कियां आगे बढ़ती है तो फिर बिहार का नाम रोशन होगा और वे बिहार के विकास में अपना योगदान करेगी। दरअसल डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पटना विमेंस कॉलेज के एनुअल फंक्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि बिहार सरकार छात्रों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजेगी। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कॉलेज की छात्राओं के बेहतरीन प्रदर्शन को देख करके उनकी तुलना माधुरी दीक्षित और फिर कैटरीना कैफ से की है। तेजस्वी यादव ने छात्रों को संबोधित करते हुए पूछा है कि उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो फिर उनसे संपर्क करें। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कार्यक्रम में मौजूद सांसद रविशंकर प्रसाद से पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने की मांग कर दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि लोग उनके ऊपर जातिवाद फैलाने का आरोप लगाते हैं, लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि अगर जातिवाद करते तो फिर उनकी शादी किसी कैथोलिक परिवार में नहीं होती। उन्होंने कहा है कि उनके माता पिता ने कभी भी इसको लेकर के कोई भी बातचीत नहीं की है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पटना विश्वविद्यालय के विकास के लिए बिहार सरकार भी अपनी तरफ से हर संभव मदद कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि यूपी समेत कई राज्यों में ठंड की छुट्टी खत्म हो चुकी है। जहां जनवरी महीना खत्म हो चुका है, फरवरी महीना शुरू हो गया है। ऐसे में फरवरी में होने वाली छुट्टियों को लेकर के छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। छात्रों की जिज्ञासा है कि 28 दिन की फरवरी में कितने दिन छुट्टी मिलने वाली है। लेकिन आपको बता दूं कि छात्रों के लिए फरवरी का महीना काफ़ी व्यस्त रहने वाला है। इसका कारण बोर्ड एग्ज़ाम भी है। आपको बता दूं कि फरवरी महीने में वीकेंड समेत यानी कि साप्ताहिक छुट्टी समेत 6 दिन स्कूल बंद रहेंगे। इन छुट्टियों में 4 रविवार और 2 महत्वपूर्ण त्यौहार शामिल है। जब 2023 में देश भर के स्कूलों को 74 दिनों के लिए बंद कर रखने की उम्मीद है। जब सरकारी और निजी स्कूलों द्वारा गर्मी और सर्दी की छुट्टियों का अलग अलग जिक्र किया है। जहाँ छुट्टियों की सूची और फिर दोनों की संख्या राज्य में अलग अलग हो सकती है। खास बात यह है कि इस बार छात्रों को कम दिन स्कूल जाना होगा। जहां हर महीने 30 से 31 दिनों का महीना होता था, तो फिर वहीं फरवरी के महीने में इस बार सिर्फ 28 दिन है। जब वहीं इस बार महीने में 4 रविवार पड़ रहे हैं। जब वहीं कई स्कूलों में फरवरी में प्रैक्टिकल एग्जाम भी होने वाले हैं। ऐसे में फरवरी में पड़ने वाली छुट्टियों में छात्र परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि कई जगह लोगों ने बताया है कि बिजली बिल ज़्यादा दे रहा है। जहाँ ऐसा कोई गड़बड़ कर रहा है तो फिर पूरा जांच कराएंगे। मुख्य सचिव से लेकर के एक अधिकारी को कह दिया है कि पूरे तौर पर देखिए, ऐसा कोई गड़बड़ किया है तो फिर जांच कराइए। जब करीब 2 साल से बिजली बिल को लेकर के परेशान बिहार के लोगों को समाधान यात्रा के दौरान अररिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बयान से कुछ उम्मीद जगेगी। जब पटना में प्रीपेड मीटर की लॉन्चिंग के साथ ही इस समस्या को लेकर के लोग अलग अलग फोरमों पर बात उठा रहे थे। जब कुछ लोग कोर्ट तक गए, लेकिन अधिकारी ऐसी गड़बड़ी से इनकार करते हैं। पटना में प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता के बाद जैसे जैसे बिहार की बाकी शहरों में ये जाता गया, ज़्यादा चार्ज लेने की जानकारी सामने आने लगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अररिया के लोगों ने इसका समाधान करने को कहा, तो फिर उन्होंने जांच की घोषणा की है। जहाँ उन्होंने कहा है कि पहले से ही कहा गया है कि बिजली के उपभोक्ताओं को ज़्यादा बिल नहीं आना चाहिए। जब घूमने के दौरान जो समस्या आती है उसका समाधान करना ही हम लोगों की यात्रा का उद्देश्य है। अभी हम लोग ये दावा नहीं कर सकते हैं कि सभी काम हो गया है। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अररिया में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि सीनियर IAS अधिकारी के पाठक की गालियां वाला मामला उनके संज्ञान में आया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव से इस केस की पूरी जाँच कराने की जानकारी भी दी है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि कल शाम में इसकी जानकारी मिली है और जांच कराने के लिए कहा है। जांच में जो बातें आएंगी उस हिसाब से फैसला लिया जाएगा कि क्या करना है। जब एक एक चीज़ को देख करके जांच होगी, इस मामले को देखा जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि लंबे समय से बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली की मांग कर रहे TET पास अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है कि जल्द ही इसके लिए नियमावली जारी की जाएगी। इसके साथ ही ये साफ कर दिया गया है कि अब 7वें चरण के तहत शिक्षकों की नियुक्ति जिलों में बनी नियोजन इकाइयों की जगह आयोग के माध्यम से की जाएगी। आपको बता दूं कि 7वें चरण के तहत तकरीबन 2.25 लाख शिक्षक बहाल होने वाले हैं। इनमें 80,000 प्रारंभिक जबकि बचे हुए शिक्षक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति होंगे। सरकार के इस फैसले से बड़ा नुकसान पंचायत के मुखिया, सरपंच और फिर नगर निकायों के मुख्य पार्षदों को होने की बात कही जा रही है, जिनसे एक ही झटके में न सिर्फ सारे अधिकार बल्कि पीछे से होने वाली कमाई भी छिन गई है। यह फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर कई शिक्षकों के बहाल होने की फजीहत झेल रहे शिक्षा विभाग ने अब शिक्षकों की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया बदलने का निर्णय लिया है। यह पूरी शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पारदर्शी, त्रुटि रहित बनाने की उद्देश्य से
केंद्रीकृत एवं निष्पक्ष आयोग से कराने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। अब अभ्यर्थियों को केवल एक आवेदन करना होगा, इसी में वे स्कूल में पदस्थापन का विकल्प रखेंगे, जबकि पहले एक अभ्यर्थी कई नियोजन इकाइयों में आवेदन करने को मजबूर होता था। शिक्षक संगठनों तथा अभ्यर्थियों ने सरकार तथा शिक्षा मंत्री से इस संबंध में गुहार लगाई थी। शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2020 में कई महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 बनाई जा रही है। नई नियमावली को मंजूरी के लिए जल्द ही कैबिनेट में भेजा जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि गंगा नदी में राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वाटर स्पोर्ट्स विकसित करने पर विचार चल रहा है, ताकि बिहार के लोगों को वाटर स्पोर्ट का लुत्फ लेने के लिए गोवा और फिर अंडमान नहीं जाना पड़े। इसके लिए सुरक्षा संबंधित मानकों पर मंथन चल रहा है, जहाँ लोगों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता में है। जहाँ गंगा के किनारे रिवर फ्रंट विकसित करने पर भी बातचीत चल रही है। इनमें 3-4 विभागों की सहभागिता होगी, जहाँ इससे पर्यटन के साथ साथ रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पिछले 7 साल से बंद इस क्रूज को दोबारा से शुरू किया गया है। ये साल 2016 में बंद था, जब परिचालन शुरू होने से एक तरफ जहां फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का आनंद आम लोग उठाएंगे, वहीं दूसरी तरफ सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। मौके पर विभाग के सचिव अभय सिंह भी उपस्थित थे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में पर्यटन क्षेत्र में काफी संभावना है। देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की रणनीति पर काम चल रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार वासियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अब उनका रेल सफर और आसान होने वाला है। जी हां, आम बजट में बिहार में रेलवे के विकास के लिए 50 से 5 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही साथ कई नई परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली है। इस बीच बिहार में 36 नई रेल लाइन बिछाने को लेकर के राशि जारी कर दी गई है। वहीं 17 रूटों पर दोहरीकरण करने की भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा रेल में यात्रियों की सुविधाओं के लिए 630 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा जारी आम बजट में अब तक रेल को लेकर के सबसे बड़ा बजट जारी कर दिया गया है। इसी के तहत बिहार में अररिया और फिर गलगलिया के बीच नई रेल लाइन को लेकर के 700 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा मोकामा पुल मुजफ्फरपुर से सुगौली रेल लाइन के लिए 900 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। वहीं अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के 87 स्टेशनों का चयन किया गया है, जिसमें एडवांस सुविधा यात्रियों को प्रदान किया जाएगा। यानी कि 87 रेलवे स्टेशन बिहार का वर्ल्ड क्लास बनेंगे। इनमें गया, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, सीतामढ़ी का नाम मुख्य रूप से शामिल है। वहीं बिहार के 7 स्टेशनों को विकसित करने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी शुरू की गई है। इसमें बरौनी, बेगूसराय, बक्सर, दरभंगा, राजेंद्र नगर, भागलपुर और छपरा शामिल है। इसके साथ ही साथ बिहार की 29 रेल रूटों पर 1911 किलोमीटर नए रेल लाइन की खातिर सर्वे कराने के लिए राशि जारी कर दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के लोगों और फिर बिहार प्रशासनिक सेवा संघ यानी कि बासा के अधिकारियों को गाली देने वाले IAS के पाठक के खिलाफ बासा ने मोर्चा खोल दिया है। जहां नवादा में शुक्रवार को बासा से जुड़े अधिकारियों ने पाठक के यानी कि के पाठक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के अपना विरोध जताया है। जहां राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत अधिकारियों ने 3 मिनट का मौन धारण किया और गालीबाज IAS अधिकारी की मानसिक शुद्धिकरण की कामना की है। जब बासा के अधिकारियों ने कहा है कि के पाठक की मानसिकता के शुद्धिकरण करने के लिए 3 मिनट का मौन रखा गया है। दोस्तों बिहार झारखंड के सीमा बॉर्डर पर मनातू और सलैया इलाका, इस इलाके में जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां तक सिर्फ आपको पोस्ता की खेती दिखेगी। इन इलाके के करीब 90% खेती हर जमीन पर पोस्ता यानी कि अफीम की खेती की गई है। जब पलामू सीमा पार करने के बाद बिहार के इलाके में दाखिल होते हैं तो फिर करीब 25 से 30 किलोमीटर की दायरे में पोस्ता की खेती दिखाई देती है। इस इलाके की स्थिति यह है कि प्रत्येक ग्रामीण अपने घर के आसपास भी पोस्ता की खेती करते हैं, जिन्हें पुलिस की खौफ नहीं है। यह इलाका अति नक्सल प्रभावित है और फिर माओवादियों के सुरक्षित ठिकाना कहा जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे, यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में सुनकर के आपको 1 मिनट के लिए लगता होगा कि हमारे बिहार में विकास की बहार क्यों नहीं आ रही है, काश हमारे बिहार में भी ऐसा विकास हो। लेकिन आप निराश मत होइए, क्योंकि बिहार भी इस मामले में पीछे नहीं है। जहां आपके और हमारे राज्य बिहार में भी 1-2 नहीं बल्कि 4 एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। इतना ही नहीं, पूरे बिहार में पुलों और फिर फ्लाईओवर्स का जाल बिछाया जा रहा है। जी हां, आपके और हमारे राज्य बिहार के ही एक जिले में देश का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर पर काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट को 2022 में पूरा कर लिया जाना था, लेकिन कोविड और फिर अन्य दिक्कतों की वजह से समय थोड़ा बढ़ गया है। अब इसे 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। जहाँ निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। अभी आर्थिक राजधानी मुंबई में देश का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर है, जिसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है। लेकिन बिहार में बन रहे इस
डबल डेकर फ्लाईओवर की लंबाई 3.5 किलोमीटर है, इसकी चौड़ाई 5.5 मीटर होगी। इस डबल डेकर फ्लाईओवर एक तरह से 3 लेयर में गाड़ियां चलेगी। ग्राउंड लेयर पर हल्के और फिर छोटे वाहन चलेंगे, जबकि ऊपर के 2 फ्लोर पर बाधा रहित गाड़ियां सरपट दौड़ेगी। इस डबल डेकर फ्लाईओवर पर शिलान्यास जुलाई 2018 में किया गया था, जब उस वक्त बिहार में नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में जदयू भाजपा की गठबंधन सरकार थी। इसका निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम करवा रहा है। इस मार्ग पर 3 स्तर पर गाड़ियां दौड़ेगी। ग्राउंड से पहले फ्लोर की ऊंचाई करीब 25 फीट और फिर फर्स्ट फ्लोर से दूसरे फ्लोर की ऊंचाई भी करीब 25 फीट होगी। इसे बिहार के एक सबसे पुराने जिले यानी कि छपरा में बनाया जा रहा है। इस फ्लाईओवर के बनने के बाद पटना से सिवान गोरखपुर सड़क मार्ग पर सरपट गाड़ियां दौड़ेगी और उन्हें छपरा शहर के जाम से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, नालंदा जिला से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। ज्ञानी आया था तो अपनी बहन को परीक्षा दिलवाने, लेकिन उसे क्या पता था कि आज ही उसकी शादी करवा दी जाएगी, वो भी जबरन। कुछ ऐसा ही मामला शुक्रवार को बिहार से सामने आया है, जहां पकड़ुआ विवाह हुआ है। दरअसल फेसबुक या प्यार करना एक शख्स को खासा भारी पड़ गया। फेसबुक से दोस्ती के बाद लड़की से हुए प्रेम का अंत मांग में सिंदूर डाल करके हुआ, लेकिन प्रेमिका की मांग भरते ही प्रेमी वहां से फरार हो गया। खबर बिहार के नालंदा जिला के बिहार शरीफ जिला मुख्यालय से है, जहां बिहार शरीफ कोर्ट में एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। 6 महीने पहले फेसबुक से शुरू हुआ प्यार मांग में सिंदूर भरते ही खत्म हो गया। पूरी घटना के बारे में बताया जाता है कि नवादा जिला के अस्थवा थाना क्षेत्र के मोहनी गांव निवासी परशुराम पासवान का पुत्र ज्ञानी कुमार अपनी बहन की परीक्षा दिलवाने बिहार शरीफ स्थित एक सेंटर आया हुआ था, जिसके बाद उसने अपनी प्रेमिका रोही थाना क्षेत्र के मननकी गांव निवासी राजकुमार पासवान की पुत्री गुड़िया कुमारी को लेकर भी वही मिलने के लिए बुला लिया। लेकिन लड़की के घर वालों ने दोनों को मिलते देख लिया और दोनों की फौरन शादी करा दी गई वहीं पर। जब प्रेमी के परिवार वालों को जब इस बात की भनक लगी तो फिर उन लोगों ने शादी का विरोध किया और कोर्ट मैरिज होने से रोक दिया। इसके बाद मौका देख करके प्रेमी मौके से फरार हो गया। इस मामले में प्रेमी ज्ञानी कुमार ने कहा कि वह अपनी बहन की परीक्षा दिलवाने बिहार शरीफ आया हुआ था, तभी उसे जबरदस्ती लड़की के परिवार वालों ने बाइक पर बैठा लिया और जबरन कोर्ट ले जाकर के शादी करवा दी और फिर लड़की की मांग में सिंदूर डलवा दिया। दोस्तों, बात करते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का बिहार में तीसरा चरण शुरू हो गया है। जब बिहार प्रदेश कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा चरण कल से सीतामढ़ी से शुरू हुआ है। जब तीसरे चरण में कांग्रेस नेता लगातार 8 दिनों तक यात्रा करते रहेंगे। यात्रा का विराम हाजीपुर के बाद पटना में होगा। जब पद यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास, विधानमंडल में दल के नेता अजित शर्मा, विधान परिषद में दल के नेता डॉक्टर मदन मोहन झा, सेवा दल, युवा कांग्रेस और फिर NSUI सहित राष्ट्रीय और फिर प्रदेश सहित जिलों में बड़ी संख्या में नेतागण और सभी प्रकोष्ठ के कांग्रेस जन शामिल होंगे। यात्रा का आरंभ ललित आश्रम कांग्रेस भवन में झंडोत्तोलन के बाद शुरू होगा। शनिवार को ही यात्रा शिवहर पहुंचेगी। 5 को मोतिहारी पहुंचने के बाद मोतिहारी जिले में 3 दिन यात्रा का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। 7 फरवरी को साहेबगंज बॉर्डर पर राष्ट्रीय ध्वज का आदान प्रदान किया जाएगा और फिर यात्रा दिन भर साहेबगंज में रहेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने खुले मंच से बहन रोहिणी आचार्य की जमकर के तारीफ कर दी है। शुक्रवार को पटना विमेंस कॉलेज के वार्षिक समारोह में तेजस्वी यादव पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिता लालू प्रसाद यादव के लिए उन्होंने खुल करके सामने आकर के किडनी डोनेट की है। कहीं और देखें तो डोनर ढूंढने पड़ते हैं। मैं खुशनसीब हूं कि मेरी बहन ने पिता को किडनी डोनेट की है। यह उन्होंने कहा है कि हमारे घर में कभी भेदभाव नहीं हुआ है। आज मेरी बहन और फिर पिता दोनों ही स्वस्थ हो चुके हैं। पिता फिर से आकर के लोगों की सेवा करेंगे। जब महिलाओं की तारीफ करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि आज महिलाएं किसी भी कार्य में पीछे नहीं हैं। महिलाओं ने हर सभ्यता में बहुत कुछ सहा है, जहाँ हर संस्कृति में उनको दरकिनार किया गया है। उन्होंने अपने बल और फिर संघर्ष पर आज ये मुकाम हासिल किया है। हालांकि देखा जाए तो फिर महिला का संघर्ष आज भी जारी है। उन्होंने कहा है कि कभी कभी किसी को भी सहयोग की जरूरत हो तो फिर मैं उनके साथ खड़ा हूँ। तेजस्वी यादव ने विमेंस कॉलेज के मंच पर महिलाओं को लेकर के बातें कही है। एजुकेशन पर कहा है कि बिहार के कॉलेज देश के टॉप कॉलेज में शामिल हो, जब बिहार टॉप 5 स्टेट में शामिल हो, इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से भी काम किया जा रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में
हर साल कैंसर के 1,20,000 नए मरीजों की पहचान हो रही है, जब पहले से पीड़ित लगभग 3 लाख से ज़्यादा कैंसर मरीज बाहरी राज्यों में इलाज कराने जा रहे हैं। दिल्ली एम्स, TMH, मुंबई के अलावा दिल्ली, मुंबई और दक्षिण भारत के निजी कैंसर संस्थानों में भी मरीजों की भीड़ रहती है। जानकारों के अनुसार बिहार में 80 से 90% मुंह, फेफड़े, आंत नली, गॉल ब्लैडर आदि कैंसर का कारण तंबाकू ही है। यह डॉक्टर आलोक रंजन बताते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के रिसर्च के अनुसार कैंसर मरीजों की संख्या में 2040 तक बढ़ोतरी होने वाली है। इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी गरीब और संसाधनहीन देशों और फिर राज्यों में होगी। वहाँ कैंसर की जानकारी अंतिम स्टेज में मरीजों को मिलती है। बिहार में सबसे अधिक पुरुष मुंह, गॉल ब्लैडर के कैंसर से पीड़ित हैं। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, शराब आदि के प्रयोग से युवाओं में तेजी से कैंसर फैल रहा है। इसके अलावा पुरुषों में लिवर का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और आंत का कैंसर भी प्रमुख है। 10 से 20% लोगों में मोटापा और पारिवारिक इतिहास भी कैंसर का बड़ा कारण है, जबकि महिलाओं में स्तन कैंसर और बच्चेदानी के कैंसर के मामले भी ज्यादा हैं। ब्रेन ट्यूमर और ब्लड कैंसर के 80 या 90% केस एडवांस स्टेज में सामने आ रहे हैं। अलग अलग अस्पतालों में कैंसर विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार ये तथ्य सामने आया है। जानकारी के अनुसार बिहार में सिर्फ 15% मामले ही स्टेज 1 में सामने आए हैं। जानकारी के अनुसार बिहार में सिर्फ 15% मामले ही स्टेज 1 में सामने आते हैं। 50% मामले स्टेज 2 या फिर 3 में पहुंच जाते हैं। खैनी, गुटखा आदि के सेवन को रोक करके 60 से 70% कैंसर मरीजों की संख्या में कमी लाई जा सकती है। दोस्तों, बात करते हैं कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार सरकार के द्वारा कई योजनाएं शुरू की गई है। खास करके महिलाओं को लेकर के विशेष ध्यान दिया गया है। इसी क्रम में 2006 में मुख्यमंत्री साइकिल योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा वर्ग 9 के छात्रों और छात्राओं को साइकिल खरीदने के लिए पैसे दिए जाते थे, ताकि उनकी पढ़ाई बाधित ना हो और उन्हें विद्यालय जाने में सुविधा मिल सके। लेकिन अब साइकिल योजना में घोटाले की आशंका होने लगी है। घोटाले की आशंका होने की वजह से कई जिलों से इस योजना के करोड़ों रुपए का हिसाब सरकारी फाइलों में नहीं है। बिहार सरकार के साइकिल योजना के लिए राशि का आवंटन शिक्षा विभाग द्वारा जिला प्रशासन और जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से किया जाता है, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहां से लगभग 500 करोड़ का हिसाब फाइल से गायब है। जब शिक्षा विभाग द्वारा बार बार अधिकारियों को पत्र भेज करके हिसाब मांगा गया है, लेकिन कई ऐसे जिले हैं जिन्होंने अब तक कोई हिसाब नहीं भेजा है। इसीलिए अब शिक्षा विभाग ने उन जिलों को अल्टीमेट दिया है कि वे जल्द से जल्द हिसाब उपलब्ध कराएं। जब बिहार के 9 जिलों में ये हिसाब बकाया है। इसमें सबसे टॉप पर है मधुबनी जिला, जहां से 52 करोड़ रुपए से अधिक का हिसाब पेंडिंग में है। दोस्तों, बात करते हैं कि देश में समान नागरिक संहिता को लेकर के लंबे समय से बयान दिए जा रहे हैं। कई लोग इसकी मांग भी कर रहे हैं। इस बीच समान नागरिक संहिता को लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी बैठक करने जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 5 फरवरी को लखनऊ में बैठक बुलाई है। खास बात यह है कि इस बैठक में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद रहेंगे। उनके साथ अरशद मदनी और पर्सनल लॉ बोर्ड के से जुड़े हुए शख्सियत मौजूद रहेंगे। जब बैठक में मुसलमानों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा होगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने समान नागरिक संहिता को लेकर के प्रतिक्रिया दी थी। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में कहा था कि 22वां विधि आयोग समान नागरिक संहिता से संबंधित मामले पर विचार कर सकता है। उन्होंने बताया है कि सरकार ने भारत के 21वें विधि आयोग से अनुरोध किया था कि समान नागरिक संहिता के से संबंधित विभिन्न विषयों का परीक्षण करें और उस पर अपना सुझाव दें। किरण रिजिजू ने कहा है कि 21वें विधि आयोग की अवधि 31 अगस्त 2018 को समाप्त हो गई है। उन्होंने कहा है कि विधि आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार समान नागरिक संहिता से संबंधित मामला 22वें विधि आयोग द्वारा अपने विचार के लिए लिया जा सकेगा। अंत में समान नागरिक संहिता लागू करने पर कभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आपको बता दूं कि समान नागरिक संहिता भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख चुनावी मुद्दा रहा है। साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में ये भाजपा के प्रमुख चुनावी वादों में शुमार था। उत्तराखंड और गुजरात जैसे भाजपा शासित कुछ राज्यों में ने इसे लागू करने की दिशा में कदम उठाया है। दोस्तों, बात करते हैं कि अमूल दूध के दाम में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी होने के बाद अब अन्य कंपनियां भी कीमतों में इजाफा करने की तैयारी में है। जहां अगले सप्ताह में उनके दूध की कीमतें बढ़ जाएगी। जहां दूध की कीमतों में बढ़ोतरी का असर मट्ठा, दही, मक्खन और घी पर भी पड़ेगा। जहां इनकी कीमतें भी बढ़ाई जा सकती है। दूध के दामों में 1 साल के भीतर करीब 25% की बढ़ोतरी हुई है। अमूल ने 2 दिन दूध की कीमतों में प्रति लीटर 3 रुपये बढ़ोतरी की घोषणा की थी। शुक्रवार को बढ़ी हुई कीमतों पर
दूध की बिक्री की गई है। जब 63 रुपये लीटर बिक रहा अमूल दूध बाजार में 66 रुपये प्रति लीटर की दर से अब बिकने लगा है आज से। जब अमूल के बाद अब अगले सप्ताह पराग, पारस, ज्ञान और सुधा जैसी कंपनियां भी दूध के दामों में बढ़ोतरी करने की तैयारी में हैं। माना जा रहा है कि दूध की कीमतों में उछाल के बाद कंपनियां दही, मट्ठा, मक्खन और घी के दामों में बढ़ोतरी कर सकती है, जिससे आम लोगों की जेब पर असर पड़ सकता है। अमूल दूध के डिस्ट्रीब्यूटर अमर सोनकर ने बताया है कि सोमवार तक सभी कंपनियां दूध के दाम में बढ़ोतरी कर सकती है। मदर डेयरी के दूध की कीमतों में 1 महीने पहले ही बढ़ोतरी हो चुकी है। यह दूध के अन्य प्रोडक्ट के दाम बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पिछले 2-3 दिनों से IAS अधिकारी के पाठक को लेकर के घमासान मचा हुआ है। के पाठक का अधिकारियों से गाली गलौज का वीडियो सामने आने के बाद सरकार और खुद के पाठक की खूब फजीहत हो रही है। जब वीडियो सामने आने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने जांच के आदेश दिए थे, अब के पाठक का एक और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में भी के पाठक अधिकारियों को गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। यह दूसरा वीडियो सामने आने के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 2 टूक शब्दों में जवाब दिया है। यह तेजस्वी यादव ने कहा है कि अधिकारी का इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त करने लायक नहीं है। के पाठक को लेकर के जब मीडिया ने तेजस्वी यादव से सवाल किया तो तेजस्वी यादव ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि इस तरह की भाषा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि के पाठक का जो पहला वीडियो सामने आया था उसे तो देखा है, लेकिन दूसरा वीडियो को नहीं देख पाए हैं। हालांकि पहले वीडियो में के पाठक जिस तरीके का भाषा का इस्तेमाल करते दिखाई देते थे, ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अब तेजस्वी यादव के बयान के बाद साफ हो गया है कि सरकार के पाठक के मामले में कोई नरमी नहीं बरतने जा रही है। जब 3 दिन के भीतर के पाठक का दूसरा वीडियो सामने आने के बाद हरकत मचा हुआ है। इस वीडियो में के पाठक मीटिंग के दौरान एक अधिकारी को गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के पूर्णिया से सामने आ रही है, जहां पूर्णिया पूर्वी अंचल के सीईओ जयंत कुमार को उनके कार्यभार से निलंबित कर दिया गया है। दरअसल डीएम सुहर्ष भगत पूर्णिया पूर्व की अंचल कार्यकाल में निरीक्षण करने पहुंचे थे। इसी दौरान सरकारी कामकाज में काफ़ी अनियमितता पाई गई, जिसके बाद डीएम ने तत्काल सीईओ जयंत कुमार को उनके पद से हटा दिया था। जब वहीं पद से निलंबन करने के बाद डीएम ने अंचल अधिकारी मुन्ना कुमार को अतिरिक्त प्रभार दिया था। साथ ही डीएम ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भी इनके खिलाफ रिपोर्ट भेजी थी। बताया जाता है कि डीएम सुहर्ष भगत ने पूर्णिया पूर्व के अंचल अधिकारी के कार्यालय पर पिछले दिनों 16 जनवरी को औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। वहां डीएम ने विभागीय काम में बहुत अनियमितता पाई गई, जिसके बाद उन्होंने अंचल अधिकारी को निलंबित कर दिया है। साथ ही डीएम ने जो रिपोर्ट विभाग को सौंपी है उसके मुताबिक अंचल अधिकारी जयंत कुमार ने भूदान की जमाबंदी गलत तरीके से कायम की है। साथ ही गलत तरीके से बंदोबस्त भूमि वाले सरकारी भूमि को लीज पर दिए जाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की है। अंचल अधिकारी ने खास महल के जमीन का जमाबंदी कायम की थी और शुद्धि पत्र भी निर्गत किया था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बेगूसराय में बीते 2 फरवरी को चुनावी रंजिश में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े परना पंचायत के मुखिया वीरेंद्र शर्मा को गोली मार करके हत्या कर दी। यह शनिवार को जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव बेगूसराय पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात। इस दौरान पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार को 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता की है और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। इस दौरान उन्होंने बिहार की कानून व्यवस्था पर गहरी नाराजगी जताई है। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में हत्याओं का कारवां सा बन गया है। अपराधियों के मनोबल बढ़ाने में समाज का भी योगदान है। जाति के अपराधियों को समाज से संरक्षित मिलता है। या सांप को देख करके मार देते हैं, पागल हाथी को मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो फिर अपराधियों के साथ जात की भावना क्यों जागृत होती है, जबकि अपराधी अपराधी ही है। पप्पू यादव ने कहा है कि वीरेंद्र शर्मा पिछले 7 सालों से मुखिया थे। वे बहुत ईमानदार व्यक्ति थे और 7 सालों में अपने घर में कुछ नहीं भरा। उनकी आर्थिक हालात ठीक नहीं है। ऐसे लोगों की हत्या पर समाज भले चुप बैठ जाए, लेकिन हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। हम उनको न्याय दिलवाने के लिए हर संभव लड़ाई लड़ेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि प्रशांत किशोर जन सुराज पद यात्रा कर रहे हैं। जब प्रशांत किशोर ने जनता से कहा है कि आप यदि अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा तो दुनिया में कोई आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि 5 साल जनता बैठ करके शिक्षा और रोजगार से जुड़ी परेशानियों पर बातचीत करती है, लेकिन जिस दिन मतदान होता है उस दिन जनता सब भूल जाती है। यह वोट केवल जाति और धर्म के नाम पर दिया जाता है। जो जात से बच जाते हैं वे हिंदू, मुसलमान, चीन, पाकिस्तान एवं पुलवामा के नाम पर वोट देते हैं। उन्होंने बीते लोकसभा चुनाव की याद दिलाते हुए कहा कि जिस नेता को चुनाव से पहले तक जनता गाली दे रही होती है, उसी नेता को जनता ने सब भूल करके वोट दे आती है।
उन्होंने कहा है कि लोगों ने मोदी जी के नाम पर पाकिस्तान एवं पुलवामा के नाम पर वोट दिया। जब पुलवामा एवं पाकिस्तान के नाम पर वोट दीजिएगा तो फिर आपके गांव में स्कूल कैसे बनेगा। उन्होंने कहा है कि आपका लड़का नहीं पढ़ रहा है, आपके घर के लोग बाहर मजदूरी कर रहे हैं, आपके लोग पढ़ लिख करके घर बैठे हुए हैं तथा आपकी उसकी चिंता नहीं है। देखिए, लालू जी के लड़के ने 10वीं पास भी नहीं की है, तब भी लालू जी को चिंता है कि उनका लड़का सीएम बने। इसमें कोई परेशानी नहीं है कि लालू जी को अपने लड़के की चिंता है। यह परेशानी इस बात की है कि आपका लड़का 10वां पास कर लिया है, BA MA कर लिया है तथा आप उसको चपरासी की भी नौकरी नहीं मिल रही है एवं आपको कोई चिंता ही नहीं है। उन्होंने लोगों से कहा है कि आप लोग जाति एवं धर्म के नशे में खोए हुए हैं। यदि चिंता होती तो फिर वोट उसको देते जो आपके लड़के की पढ़ाई की व्यवस्था करता। जनता से सवाल पूछते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि आपको वोट किस मुंह पर देना चाहिए, 5 किलो अनाज पर या फिर बच्चों की पढ़ाई पर। दोस्तों, अब अंत में बात करते हैं कि पटना विमेंस कॉलेज में आयोजित वार्षिक समारोह में शुक्रवार को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने की मोदी सरकार से मांग की है। उन्होंने कहा है कि HRD मिनिस्टर और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहेंगे तो फिर पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाएगा। PM मोदी चाहेंगे तो असंभव वाली कोई बात है ही नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने को लेकर के CM नीतीश कुमार ने PM नरेंद्र मोदी से मांग की थी। इस दौरान वहां मौजूद छात्रों से पूछा है कि पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाए, आप चाहती है ना। आगे उन्होंने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा HRD मिनिस्टर ही तय कर सकती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा जरूर मिलेगा। जब वही मीडिया से बात करते हुए डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने कहा कि पटना विश्वविद्यालय में बिहार सरकार तो मदद कर ही रही है। कुलपति ने भी बताया है कि सरकार ने 300 करोड़ रुपए पटना विश्वविद्यालय में निर्माण के लिए दी है। इसके साथ बजट का 16% हिस्सा शिक्षा पर बिहार सरकार खर्च कर रही है। जब बिहार सरकार अपने बल पर तो कार्य कर ही रही है, लेकिन केंद्र से सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा पटना विश्वविद्यालय को मिल जाए तो फिर और बेहतर होगा। आपको बता दूं कि काफी लंबे समय से पटना विश्वविद्यालय को यानी कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने की मांग हो रही है। इस साल पटना विश्वविद्यालय यानी कि पटना यूनिवर्सिटी के छात्र चुनाव में भी ये मुद्दा सबसे मुख्य मुद्दा रहा। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर कह सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करना कतई नहीं भूलेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।